हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग उन सारे फिजिकल यूनिट की बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। दोस्तों, हैरानी करने वाली बात यह है कि पूरे फिजिक्स में से मात्र 16 ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसको आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है और हम लोग बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग उन सारे 16 फिजिकल क्वांटिटी को ट्रिक के माध्यम से याद रखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अंत में हम लोग उससे संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स में यूनिट की, मात्रक की, तो इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने इसको देखा था, यूनिट को, मात्रक क्या होता है। आपको मैंने बताया था कि किसी भी राशि को मापने की मानक माप को उस राशि का मात्रक कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे समझें इसको हम लोग। हमने यहाँ पे लिखा कि किसी भी राशि को मापने की मानक का मतलब बोले तो स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। जैसे हम लोग कहते हैं कि लंबाई के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, तो लंबाई का स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है, मीटर है। जैसे हम लोग कहते हैं कि बल को किस में मापते हैं, तो सर न्यूटन में मापते हैं, तो बल का स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है, न्यूटन है। अब आपके मन में खटक रहा होगा कि सर ये राशि क्या होती है। दोस्तों, जब हम लोग राशि की बात करते हैं तो सीधे सीधे कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको संख्यात्मक मान के द्वारा व्यक्त किया जाए। जैसे कि आप लंबाई की बात कर रहे तो आप तो ऐसे ही नहीं कह दोगे कि कोई चीज़ लंबा है, आप हमेशा कहोगे कि वो कितना लंबा है, 5 मीटर लंबा है, 10 मीटर लंबा है, कितना लंबा है। आप बल की बात करते हो तो ऐसे बल कह देने से क्या तात्पर्य निकलता है, जब तक आप ये ना कहो कि हाँ 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो जो आप 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का बल लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसके संख्यात्मक मान का जिक्र कर रहे हो कि यहाँ पे बल जो है वो कितना न्यूटन लग रहा है, 5 न्यूटन लग रहा है। लंबाई जो है वो कितनी मीटर है, तो 10 मीटर है। तो दोस्तों, लंबाई, बल, उष्मा, शक्ति, पावर जितने भी हैं इन सबको हम लोग संख्यात्मक मान से व्यक्त करते हैं, तो इसको हम लोग राशि कहते हैं। और साथ ही साथ कौन सा राशि कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और जितने भी राशि होते हैं उसमें दो चीज होता है। क्या होता है कि दो चीज होता है। पहला तो संख्यात्मक मान होता है और दूसरा उस राशि का मात्रक होता है। जैसे कि आप लंबाई देख रहे हैं तो हमने यहाँ कहा 2 मीटर, तो इस राशि का संख्यात्मक मान 2 है और मात्रक क्या है, मीटर में। और दोस्तों, आपको ये भी याद होगा कि लंबाई को हम लोग सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर से भी मापते हैं। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट हो जाती है आपको फिजिक्स में यूनिट और राशि के बारे में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपके एग्जाम में जो आपसे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पूछा जाता है उसको कैसे याद रखें। तो पहला चीज़ हम लोग बात करते हैं किसकी, आवृत्ति की, कि इसको कैसे याद रखें। दोस्तों, आवृत्ति का ऐसा यूनिट होता है हर्ज। हम में से बहुत सारे इसको पढ़ते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाने के बाद वहाँ पे इतना सा ऑप्शन मिलता है कि तरंगदैर्घ्य की लंबाई का, तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति का, तो हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने इस चीज़ की बात थंबनेल पे भी करा था, गौर से देखिए। इसमें आप सिंपल लिखिए, सिंपल याद रखिएगा कि आकृति दिल तोड़ ही देगी तो क्या हर्ज है, आकृति दिल तोड़ ही देगी तो क्या हर्ज है, देगी तो क्या हर्ज है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आकृति कहीं ना कहीं आपको आवृत्ति से मिलता जुलता है। आप आवृत्ति बोले तो क्या नहीं लगता है कि आकृति हम बोल रहे हैं, तो आकृति से आपको आवृत्ति याद रहेगा। और दिल तोड़ ही दे तो भाई क्या हर्ज है, हर्ज मतलब क्या कि आवृत्ति का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो क्या होता है, हर्ज होता है। तो आप इस तरह से, इस माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कार्य, ऊर्जा, ठीक है, और उष्मा और शक्ति। दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये शक्ति पैदा करता है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न। तो जब आप शक्ति का कभी भी आपसे यूनिट पूछा तो आज के दौर में सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है।
और जब आपसे आपका कोई दोस्त फ़ोन मांगता है तो आप क्या कहते हैं कि अरे फ़ोन के बैटरी का क्यों वाट लगा रहे हो? अरे भैया फ़ोन के बैटरी का वाट लगाने का मतलब क्या हुआ? बैटरी के पावर का वाट लगा रहे हो। आप ऐसा कहते होंगे डेली लाइफ में किसी न किसी को ज़रूर, भाई क्यों मेरे फ़ोन के बैटरी का पावर का वाट लगा रहे हो तुम? तो भाई बैटरी के पावर का वाट लगा रहे हो ना, तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट होता है। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट होता है। दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ याद रखने वाली है कि आपसे पूछा जाता है कि 1 HP इक्वल टू कितना वाट होता है, तो आप याद रखेंगे 746 वाट होता है। दोस्तों शक्ति का ऐसा यूनिट किलो वाट भी होता है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा की। ये सब भी आपके कंफ्यूज करते हैं। अब देखिए ये कैसे, हमको कोई भी कार्य को करने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? ऊर्जा की जरूरत होती है। अब ऊर्जा कहाँ से आएगी? जब तक हम लोग खाएंगे पिएंगे नहीं तब तक ऊर्जा आएगी? नहीं आएगी। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इस चीज़ को याद रखने के लिए कि कार्य को करने के लिए हमको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। कार्य को करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा आएगी कहाँ से? खाने पीने से। तो हम कह रहे हैं कि अगर तुमको कोई कार्य करना है तो तुम काजू खाओ। क्या खाओ? काजू खाओ। अब भैया का से आप कार्य याद रख लेना, का से आप क्या याद रख लेना? कार्य, और जू से आप जूल याद रख लेना। मतलब कि कार्य का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। अब हमने बोला कि कार्य आप कब करोगे? जब आपके बॉडी में एनर्जी होगा, ऊर्जा होगा। अरे भैया ऊर्जा का भी ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल ही होता है। ऊर्जा का भी ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल ही होता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ऊष्मा का ऐसा यूनिट भी क्या होता है? जूल होता है। तब अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो भाई ऊष्मा क्या है? ऊष्मा क्या है आपका? तो ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। और ऊर्जा का आप ऐसा यूनिट देखो क्या होता है? जूल होता है। तो ऊष्मा का भी क्या हो जाएगा आपका? जूल हो जाएगा। मतलब क्या कि आप इस तरह से याद रख सकते हो कि कोई भी कार्य को करने के लिए हमको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम काजू खाएंगे तो काजू का से कार्य और जू से आपका जूल हो जाएगा। अब कार्य करने के लिए ऊर्जा, तो ऊर्जा भी तो इसी में छुपा हुआ है ना, तो ऊर्जा का भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। और ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है, तो जो ऊर्जा का यूनिट होगा वही ऊष्मा का भी यूनिट होगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। अब ऊष्मा का आपसे कभी कभी बड़ा यूनिट भी पूछा जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि ऊष्मा का जो बड़ा यूनिट होता है वो होता है आपका किलो जूल होता है। क्या होता है? किलो जूल। कभी कभी दोस्तों ऊष्मा को हम लोग कैलोरी में भी मेजर करते हैं, जो उसका CGS यूनिट होता है। तो आप क्या कहेंगे कि कैलोरी, और साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि किलो कैलोरी भी होता है। किलो कैलोरी में भी हम लोग इसको मेजर करते हैं। तो आप यहाँ से इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। मतलब ऊपर का आप पांचों आसानी से याद रख सकते हैं। आवृत्ति का, कार्य का, ऊर्जा का, शक्ति के लिए आपने मेरे बैटरी के पावर का वाट लगा दिया, तो पावर तो शक्ति, ऊष्मा तो जूल, किलो जूल, कैलोरी, किलो जूल, ये आपके हो जाएंगे किसके? इन पांचों के यूनिट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आप इसको बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। अब बात आती है दूरी। अब यहाँ पे दूरी के लिए तो हम मीटर का यूज करते हैं। ये बात तो न समझाने के लिए हम लिखे होंगे। दोस्तों आपसे आपके एग्जाम में दूरी का ऐसा यूनिट मीटर होता है, ये नहीं पूछा जाता है। आपसे क्या पूछा जाता है? ध्यान दीजिएगा कि दूरी के यूनिट के बारे में आपसे पूछा जाता है। दूरी जनरली हम लोग जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सा? पहला आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका यूनिट है? तो भाई दूरी का, क्योंकि प्रकाश द्वारा 1 साल में चली गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक पूछा जाता है आपसे खगोलीय दूरी आपके एग्जाम में। अब इतना आसान रहता है कि दूरी का आपसे यूनिट पूछता तो सब एग्जाम पास कर जाता, नहीं पूछा जाता। आपके एग्जाम में प्रकाश वर्ष दूरी से संबंधित क्वेश्चन में आता है, खगोलीय दूरी, और तीसरा आपका पारसेक आता है। ध्यान से इस तीनों को एक बार देख लीजिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है। प्रकाश वर्ष भी आपका दूरी का ही मात्रक है, और इसका मतलब क्या होता है? प्रकाश द्वारा 1 साल में तय की गई दूरी। और प्रकाश 1 साल में कितना दूरी तय करता है? आपको मालूम होना चाहिए 9.46 × 10⁻15 मीटर की दूरी तय करता है।
हाँ, अब यहाँ पे देखिए कि ये मीटर में है, अगर आपसे कभी किलोमीटर में आ जाए तो कुछ नहीं करना है भैया, ये पूरा कितना है मीटर में, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हो आप, तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो कर दीजिए ना यहाँ पे 9.46 इंटू 10⁻15 अब बटा 1000। अरे भैया इसको हम ऐसे ना लिख दें 9.46 इंटू 10⁻15 अब बटा 1000 है तो 10 पर पावर 3, अब ये ऊपर जाएगा तो 9.46 इंटू 10⁻15 इंटू ऊपर जाएगा तो माइनस 10⁻³ अब यहाँ पे देखिए दोनों का आधार समान है तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। आधार समान है तो पावर जुटता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया आपको घट जाएगा, और ये घट के कितना आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो आपको प्रकाश वर्ष मीटर में पूछा जाए या किलोमीटर में पूछा जाए तो दोनों तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे कि प्रकाश के द्वारा 1 साल में चली गई दूरी। खगोलीय दूरी जो होती है दोस्तों वो पृथ्वी और सूर्य के बीच के औसत दूरी को बताता है। जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, घूमते रहती है। क्या करती है, घूमते रहती है। तो हम लोग सिंपल वे में ये भी कहते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी को बताने वाली दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी। इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। कौन सा यूनिट बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब आप कहेंगे कि आप औसत दूरी क्यों बताएं, क्योंकि दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते रहती है तो आप देख रहे हैं कि पृथ्वी एक इलिप्टिकल पाथ में काटती है, तो कहीं पे जो इसका रेडियस होता है वो बड़ा होता है और कहीं पे क्या होता है, छोटा होता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कहीं पे ये सूर्य के नज़दीक से घूमता है, कहीं पे सूर्य से दूरी बना करके घूमता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की औसत दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी कहा जाता है। क्या याद रखेंगे कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की औसत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं। औसत क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ में, परवलयाकार पाथ में क्या करती है, घूमते रहती है, और परवलयाकार पाथ की जो रेडियस होती है वो हर जगह समान नहीं होती है। इसलिए हम लोगों ने पृथ्वी से सूर्य के बीच का दूरी को औसत दूरी का नाम दे दिया। और किससे मापा जाता है, तो खगोलीय दूरी में मापा जाता है, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको हम लोग बोलते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि पारसेक क्या है, तो आप याद रखेंगे कि ये दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई है। ये क्या है, दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई है। और ध्यान देने वाली बात ये भी कि 1 पारसेक इक्वल टू आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, 1 पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष, तो आप कहेंगे 3.26 लाइट ईयर, 3.26 प्रकाश वर्ष। आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। तो दूरी के बारे में आप ये 3 चीज़ याद रखेंगे कि दूरी का यूनिट कौन कौन सा होता है, प्रकाश वर्ष, खगोलीय दूरी और पारसेक। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, और पारसेक 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष होगा। प्रकाश वर्ष में इतना किलोमीटर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी। तो दूरी से आप ये 3 चीज़ याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं आवेश की। देखिए ये बहुत ही कॉमन सा शब्द है, आप इसको पर डे बोलते हैं। कैसे बोलते हैं कि मेरे बैटरी का कुल चार्ज ही खत्म हो गया, मेरे बैटरी का क्या हो गया, कुल चार्ज ही खत्म हो गया। भाई कुल से आप याद रख लेना कूलम्ब, और चार्ज से आवेश, तो आपका जो आवेश का ऐसा यूनिट है वो क्या हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, ओजोन लेयर की मोटाई। ओजोन जो लेयर है, ओजोन जो सतह है, उसका मोटाई क्या होता है। तो देखिए कोई भी चीज़ मोटा अगर होगा तो वो हमेशा दबाएगा। तो भैया ओजोन लेयर की मोटाई पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं ओजोन लेयर जो है वो दबा रहा है अपने से नीचे वाले सतह को, तो दाब रहा है। तो इसका आप ओजोन लेयर की मोटाई डाबसन याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं, डाबसन याद रख सकते हैं। दोस्तों आपका 8 और फिजिकल यूनिट है जो आपके एग्जाम में आते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग इन सारे का बात करें। अब देखिए इसमें पहला है दाब, इसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो पास्कल भी होता है और बार भी होता है। पास्कल और बार दोनों होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं इसके लिए कि दिमाग को बार बार मत दबाओ, पागल हो जाओगे। क्या कहते हैं कि दिमाग को बार बार मत दबाओ, पागल हो जाओगे। तो बार बार दबाएंगे तो दाब का एक यूनिट तो बार हो गया, पागल से आप पास्कल याद रख लेना, तो ये भी आपका आसानी से याद रह जाएगा।
अब नेक्स्ट बात आती है दोस्तों ज्योति फ्लक्स और ज्योति तीव्रता। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो ज्योति फ्लक्स और ज्योति तीव्रता, पहले तो ये देख लीजिए कि बोलते किसको हैं। दोस्तों जब हम लोग कहते हैं कि कोई भी जो मेरा प्रकाशीय स्रोत होता है, जो मेरा प्रकाशीय स्रोत होता है वो लाइट इमिट करता है, और बेसी बात है कि वो लाइट इमिट करेगा, क्या करता है कि सर वो लाइट इमिट करता है। ठीक है, ये मान लीजिए कि आपका कोई बल्ब है और ये लाइट इमिट कर रहा है। तो दोस्तों कोई भी प्रकाशीय स्रोत 1 सेकेंड में जितना लाइट फैला देता है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्रकाशीय स्रोत 1 सेकेंड में जितना लाइट फैला देता है चारों तरफ, उसी को उसकी फ्लक्स कहते हैं। फैला देगा तो फ्लक्स हो जाएगा। और फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, ज्योति को हम लोग ल्यूमिनियस कहते हैं, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाता है ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन। क्या हो जाता है, ल्यूमेन। बस आपको यही चीज याद रखना है, बाकी ये ज्योति तीव्रता तो आसान भाषा में आप याद रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला ज्योति फ्लक्स के बारे में, किसी प्रकाशीय स्रोत के द्वारा 1 सेकेंड में फैलाई हुई प्रकाश की मात्रा उसकी ज्योति फ्लक्स कहलाती है। फैलाई तो फ्लक्स। अब इसका यूनिट क्या होता है, ल्यूमेन होता है। अब बात है कि ज्योति तीव्रता क्या होगी, लुमिनियस इंटेंसिटी क्या होगी। तो देखिए लुमिनियस इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि प्रकाशीय स्रोत के द्वारा किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, यहां पे हम किसकी बात करेंगे, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की बात करेंगे, मतलब एक व्यक्तिगत दिशा की बात करेंगे। तो किसी प्रकाशीय स्रोत द्वारा 1 सेकेंड में किसी खास दिशा में उत्पन्न की गई लाइट को क्या कहते हैं, उसकी ज्योति तीव्रता कहते हैं। ये तो हुई कंसेप्ट की बात। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि सर इसको याद कैसे रखा जाए कि इसकी यूनिट कैंडेला होगी। तो अच्छा आप मेरे को ये बताओ कि लकड़ी और कैंडल में ज़्यादा तीव्रता से कौन जलेगा। तो आप कहोगे सर कैंडल जलेगा। लकड़ी और कैंडल में ज़्यादा तीव्रता से कौन जलेगा, तो आप कहोगे कैंडल जलेगा। तो भाई ज्योति तीव्रता, तो यहाँ पे ज़्यादा तीव्र से कैंडल जल रहा है, तो याद रखेंगे कि ज्योति तीव्रता का यूनिट क्या होता है, कैंडेला। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, CD से लिखते हैं या CD से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों ज्योति तीव्रता के बाद कैंडेला से आपको एक और चीज़ याद रह सकता है, टेस्ला। क्या याद रख सकता है, टेस्ला। तो आप कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट टेस्ला होता है। लेकिन आप कहेंगे हम काहे ऐसे याद करें, हमको अलग इसका याद करने का तरीका चाहिए। तो भाई चुंबकीय क्षेत्र में तसला समझते हैं किसको बोलते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में घर उर बनाने में जिससे हम लोग मसाला ले जाते हैं, तो उसको हम लोग तसला बोलते हैं, जिसमें वो सीमेंट बालू का मिक्सर वगैरह ले जाता है। तो दोस्तों वो जो तसला होता है वो लोहा का बना हुआ होता है। तो लोहा क्या कर सकता है, तसला को चुंबक अपनी ओर खींच सकता है। कब खींचेगा, जब वो चुंबकीय क्षेत्र में आएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। विद्युत धारा, बहुत सारा इसके बारे में आप लोगों ने ट्रिक सुना है और मैं भी उसी की बात करने वाला हूँ कि आप देखते होंगे किसी भी बाजा को बजाने के लिए किसकी जरूरत होती है, एम्पलीफायर की जरूरत होती है। और एम्पलीफायर बिना इलेक्ट्रिक करंट के चलता है, नहीं चलता है। तो एम्पलीफायर से आप याद रखेंगे एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे जब किसी अपने दोस्त से डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब उसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो क्या कहते हैं, मान लीजिए कि वो उस दोस्त का नाम ओम है, तो आप क्या कहते हैं, ओम तुम्हारे चलते हमको बहुत प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, मतलब तुम्हारे चलते बहुत ज़्यादा बाधा आ रहा है। तो ओम तो कॉमन नाम है, लोग रखते भी हैं। तो प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। और दोस्तों इसका सिंबल भी होता है ये। इसके लिए क्या याद रखना है कि ओम तुम्हारे चलते हमको बहुत प्रतिरोध हो रहा है, मतलब प्रतिशोध मत समझ लीजिएगा। प्रतिशोध का मतलब बदला होता है, प्रतिरोध का मतलब रुकावट होता है। बल कहने की कोई जरूरत नहीं है, न्यूटन पूछा जाता है इसलिए मैंने लिया है। ध्वनि तीव्रता, अब ध्वनि तीव्रता है, इसको हम लोग साउंड इंटेंसिटी बोलते हैं, तीक्ष्णता बोलते हैं। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है डेसिबल। क्या होता है, डेसिबल। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डीबी से करते हैं। तो आपको इस पे बस एक चीज याद रख लीजिएगा, इसका कोई बात सटीक बैठा नहीं कि इस पे क्या अरेंज किया जाए, बस आपको बस इतना याद रखना है कि ध्वनि तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डेसिबल होता है। और आपको इससे एक और साउंड रिलेटेड चैप्टर से पूछा जाता है आवृत्ति के बारे में। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि आकृति दिल तोड़ ही देगी तो क्या हर्ज होगा, मतलब आवृत्ति का ऐसा यूनिट क्या होगा, हर्ज होगा। आइए दोस्तों अब हम लोग इस पे क्वेश्चन को देख लेते हैं कि
कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग यूनिट से संबंधित क्वेश्चन को भी देख लें। अभी देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। अभी जस्ट मैंने आपको डिस्कस किया था, प्रकाश वर्ष, पारसेक और खगोलीय दूरी, ये तीनों ही किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। अगर आप नहीं पढ़े हैं इस चीज़ को तो आप कुछों में टिक लगा के चलाएंगे, लेकिन इसमें पूछा है कि समय का मात्रक नहीं है, तो अधिवर्ष और चंद्रमा समय का मात्रक है, जबकि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पारसेक इकाई है किसका भाई, तो दूरी का इकाई है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कोई भी जो प्रकाशीय स्रोत से प्रकाश उत्पन्न होती है तो वो 1 सेकेंड में जितना प्रकाश फैला सके उसी को हम लोग ज्योति फ्लक्स कहते हैं। और ज्योति फ्लक्स का ऐसा यूनिट की जब हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं ल्यूमेन होता है। तो आपसे पूछा है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, क्योंकि ज्योति तीव्रता के लिए क्या हो जाएगा, कैंडेला, लकड़ी और कैंडल में कौन तीव्र गति से जलेगा, तो कैंडल तीव्र गति से जलेगा। इसको आप याद रख सकते हैं। पास्कल इकाई है, अरे भैया बार बार दिमाग को दबाओगे तब पागल हो जाओगे। पास्कल किसकी इकाई है, दाब की इकाई है। अगर बार पूछता तो बार किसकी इकाई होती, दाब की ही होती। जूल निम्नलिखित की इकाई है, अरे भैया कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, तो काजू खाएंगे। तो कार्य और ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी से सूर्य के बीच की क्या है, औसत दूरी है। तो एक खगोलीय इकाई संबंधित है किससे, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, सूर्य एवं चंद्रमा के, तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की क्या है, खगोलीय दूरी औसत दूरी है। आइए इस पे कुछ और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट और जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि हर्ज क्या मापती है। तो भाई आकृति, बार बार दिल तोड़ ही दे तो क्या हर्ज है, तो आकृति मतलब आवृत्ति, तरंगों की आवृत्ति, किसकी आवृत्ति, तरंगों की आवृत्ति। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया 3.26 प्रकाश वर्ष के। जूल ऊर्जा से उसी तरह पास्कल संबंधित है। जूल, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि जूल ऊर्जा से उसी तरह पास्कल संबंधित है, मतलब जूल का संबंध ऊर्जा से है तो पास्कल का संबंध किससे होगा, दाब से होगा। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सही सुमेलित नहीं है, ध्यान से देखिए, काजू, तो कार्य और जूल, बल, न्यूटन, द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं। भैया दाब सही सुमेलित नहीं है, क्या है कि दाब का यूनिट या तो पास्कल होता है या फिर बार होता है, यहाँ पे डाइन दे दिया है जो कि ये बल का सीजीएस यूनिट है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप इस वीडियो को 1 या 2 बार अच्छे से रिपीट करके देखते हैं तो मेरे ख्याल से आपके एग्जाम में जितने भी फिजिकल यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप में से किन्हीं को पूरा कंप्लीट साइंस करने की ज़रूरत हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों एकदम बेसिक से हाई लेवल तक का, तो नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है साइंस पेड क्लासेस की, जो धुरीना ऐप पर अवेलेबल है, और इसका फ़ी है आपका 399 रुपया। ये आपका 1 टाइम फ़ी है, इसके बाद फिर आपको फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कोर्स लेने में कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप 6299 34 0750 पर कॉल करके अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम लोग फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।